जी हाँ, यो स्टॉक्स आप देख रहे हैं और लगातार चर्चा बाजार की। बाजार में जो एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली थी वो तो थी, लेकिन उसके अलावा जो ग्लोबल संकेत सामने आए, यूएस की तरफ से जो भारत को लेकर तल्ख बयान सामने आए, जो एक स्ट्रेस बढ़ा, उसने शुक्रवार का बाजार का मूड खराब कर दिया। अब खराब कैसे किया है ये जान लीजिए। आप देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी लगभग 150 अंकों की गिरावट हम इस वक्त देख पा रहे हैं और 24,900 के पास। याद रखिए 25,000 का लेवल इंटैक्ट था, उसे संभाले हुए था, लेकिन अब वहां से फिसलता हुआ बाजार। बैंक निफ्टी यहां पर ज्यादा गिरावट हावी होती हुई लगभग 450 अंकों की गिरावट और 55,300 के नीचे कारोबार होता हुआ बैंक निफ्टी में। जरा ब्रॉडर मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो फ्लैट कारोबार साफ तौर पर मिड कैप में, स्मॉल कैप पर भी इस वक्त हमें कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आज के निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए जो बड़ी हल्की है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, आज खरीदारी लौटी है। निफ्टी का टॉप गेनर बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एमएनएम 0.5% मजबूत है। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में 0.5% और इसके आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? दबाव ज्यादा है। हीरो मोटो निफ्टी का टॉप लूजर इस वक्त आप देखिए लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक 1.5% का दबाव, एचसीएल टेक में भी लगभग 1.5% की कमजोरी यहां नजर आ रही है। एशियन पेंट्स, आईटीसी और ग्रासिम 1.25% तक टूटते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी आज साफ तौर पर जैसा अनुमान था, डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या आज ज्यादा है। 1511 शेयर ऐसे हैं जो कि आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी कर रहे हैं, वहीं एडवांसेस 1115 शेयर। लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक तरह से जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो बता रहा है उसमें कुछ तो पोटेंशियल स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति में बचा हुआ है। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ते हुए। हमें जरा बताइए, बाजार एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली के संकेत तो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन यहां से जो एक स्ट्रेस आया यूएस से, उसने और ज्यादा खराब कर दिया है शुक्रवार का मूड। लोग कहीं ना कहीं बाजार में अब संभल रहे होंगे कि अब आने वाले वक्त में किस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। तो यहां पर जो इंडेक्स स्तरों पर लेवल्स है वो तो सुझाइए ही, और साथ ही बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति कहां रखी जाए। वेल, गुड मॉर्निंग एंड नो डाउट आज के दिन में 150 पॉइंट मार्केट नीचे है एंड लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर गिरावट हमें 24,850 तक देखने को मिल सकती है। अभी 24,930 तक के लेवल है, 24,850 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है और 24,800 के नीचे अगर सस्टेन होती है तो फिर जो गैप ओपनिंग हमें देखने को मिला था 18 अगस्त को, वो पूरी की पूरी गैप निफ्टी फिल कर सकती है और उसके बेस पे 24,680 तक के भी लेवल निफ्टी दिखा सकता है। सो यहाँ पे जो लेवल हम फिलहाल मेंटेन करके चलेंगे 24,850 का होगा, वो एक ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना फर्दर पेन भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो व्यू फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक बन रहा है, मुझे लगा है कि वन शुड फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ना ही कि इंडेक्स स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आप देखिए बीईएल काफी अच्छे मोमेंटम में, एमएनएम काफी अच्छे मोमेंटम में, इवन सन फार्मा काफी अच्छे मोमेंटम में, सिप्ला है। सो व्यू मेरा थोड़ा सा मिक्स होगा। यहाँ पे सिप्ला के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक ने हमें दिखाया हुआ है, 100 डीमे का ऑलरेडी स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। 1590 का अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 1550 का एसएल मेंटेन करके हम यहाँ पे ट्रेड लेके जा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 1620 का पहला टारगेट है। 1620 अगर ब्रेक होता है तो 1670 1670 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। सिप्ला सन फार्मा के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ओके,
और सनफार्मा में फोकस करने की सलाह है। इंडेक्स पर यहाँ पे निफ्टी में जिस तरह की राइटिंग कॉल राइटिंग हो रही है 25,000 के लेवल पे लग रहा है कि 25,000 ही फिर से रेजिस्टेंस बनने जा रहा है और साथ ही अगला पड़ाव जो होगा वो 25,100 का है। हालांकि पुट राइटिंग जिस तरह से हो रही है लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नीचे की तरफ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने दर्शकों को शामिल करते हैं इस शो में। हमारे साथ भद्रेश शाह हैं। भद्रेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरे अडानी विलमार के एवरेज शेयर है 610 रुपए के 268। 268 के भाव पे आपने खरीदा है, करंट भाव है नहीं सर, 268। नहीं 610 के भाव पे खरीदा है, 268 शेयर है। ओके, तो काफी आपको नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। कुणाल जी क्या करना चाहिए? इनको 610 के भाव पे खरीदा है और अभी करंट भाव है 258 रुपए का, काफी नुकसान हो रहा है। क्या करें, बने रहें या निकल जाना चाहिए इनको? वेल फिलहाल बने रहने की सलाह है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने जो खरीदारी की है वो जनवरी 2023 के पहले की है, और आई थिंक 2 साल ऑलरेडी एक काउंटर में उन्होंने एक अच्छा खासा टाइम दे दिया है 2 साल का। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल यहाँ पे एक बार वो वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, होल्ड करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपरी लेवल पे अगर 266 267 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे आप एक बार एवरेज करके चले, क्योंकि उसके बाद स्टॉक आपको 340 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 270 के ऊपर एक बार आप एवरेज करके चलिए, उसके बेस पे 340 360 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो क्या है कि ये अगर आप ये एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपका आपका जो कॉस्ट है वो भी नीचे आ सकता है, एंड आने वाले दिनों में आप प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। सो 270 के ऊपर आपको वापस एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई अदानी फिल्मर पे। भावदीप पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग भावदीप जी, कहां से बात कर रहे हैं? जी हेलो। जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, गुजरात में कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर, गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आनंद, खास तौर पे अपने डेयरी और बाकी चीजों के लिए, प्रकृति के लिए बड़ा विशेष रूप से जाना जाता है आनंद। हमें बताइए क्या मदद की जाए भावदीप जी आपकी? जी सर मेरे पास सेंट्रल यूनियन बैंक के 100 शेयर्स है, 224.63 उसकी बाई प्राइस है, और नहीं। गेल इंडिया के 100 शेयर्स है, बाई प्राइस है 181.23। ठीक है, तो दूसरा सर दोनों में क्या किया जाए अभी? ठीक है, दूसरा स्टॉक तो हमारे पास नहीं है। गेल इंडिया जरूर हमारे रडार पे है, हमारी कवरेज में है, तो हम उस पर राय दे सकते हैं। भाव में एक बार और कंफर्म कर लेता हूं आपसे। 181 181 पे खरीदा है ना आपने? हाँ, 181 रुपीज और 23 पैसे में। ठीक है, ठीक है। कुणाल, 181 के आसपास की इनकी खरीद है और इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक का। फिलहाल बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं है। पूछ रहे हैं कि क्या नज़रिया बन रहा है। अगर हम गेल इंडिया में आज देखें तो आज तो प्रेशर में है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% चला ये स्टॉक, लेकिन 1 महीने में 4% तक टूटता नजर आया। तो बड़ा मतलब नरम गरम माहौल रहा है। पिछले 6 महीने में भी 7% तक का रिटर्न दिया है इसने इस बाजार में। तो क्या रणनीति रखी जाए गेल इंडिया में? वेल गेल को लेके मैं बहुदीप जी को होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। एक काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। सो मैं कहूंगा कि फिलहाल होल्ड करके चलिए, और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो नो डाउट एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा यहाँ पे 170 का। लेकिन अगर आपका व्यू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का है तो मैं कहूंगा कि ये परफेक्ट स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। सो होल्ड करके चलिए, ऊपरी लेवल 185 और 185 जैसे ही ब्रेक होता है 200 तक के लेवल तो आपको ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये 230 से लेके 240 तक के લેવલ બી આપકો દિખા सकता है। तो ભવદીપ जी આપને આ સ્ટોક જે છે ને હોલ્ડ કરીને રાખો, તમને સારા એવા લેવલ, સારું રિટર્ન આવનારા દિવસમાં જોવા મળશે। સારું એવું ડિવિડન્ડ પેઇંગ સ્ટોક પણ છે, તો તમને સારું ડિવિડન્ડ પેઇંગ નો પણ બેનિફિટ થશે। લોંગ ટર્મમાં તમે આ સ્ટોકમાં ફર્ધર પોઝિશન પર એડ કરીને ચાલી શકો છો। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो आप बने रहिए। पहला टारगेट है 185 का, फिर 200 का, 200 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्षमता है 230 से 240 रुपए तक जाने की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कमजोर बाजार में भी वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स, इन दोनों शेयरों में अच्छी तेजी है। बताने के लिए शरद दुबे मौजूद है। शरद बताइए क्यों ये तेजी आई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स पे जो है नज़र रहेगी। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि पीएमओ निर्णय ले सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के प्रपोजल को लेकर, और ये जो प्रपोजल है यहाँ पे कुछ रिलीफ जो है वोडाफोन आइडिया के लिए रिक्वेस्ट आई है। वोडाफोन आइडिया देखें तो लगभग 83,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज जो है गवर्नमेंट को ओ करती है, और ये
न्यूज़ जो है पॉजिटिव इंडस टावर्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि उनका भी जो है बहुत डेट लेवल जो है वोडाफोन आइडिया को पे करना है, तो वो डेट रिडक्शन में भी मदद आएगा। इसलिए दोनों स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी की मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। याद रखिए कंपनी ने भी कहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सिर्फ PSU बैंक्स के लोन्स को लेके, तो इस पर भी जो है सवाल रहेगी। बाजार अभी जो है ऑफकोर्स कहेंगे तो ओलिगोपोली जैसा 3-4 प्लेयर्स है, लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया पे एडवर्स रिएक्शन आता है तो डुओपोली मार्केट भी हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो गवर्नमेंट डेट लेवल लीजिए या लॉसेज लीजिए, दोनों ही बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिला है पिछले 3 साल में, तो इस पे भी जो है स्ट्रीट थोड़ी कंसर्न ज़रूर दिखा रही है। लेकिन इंडस्ट्री के ट्रिगर्स थोड़े अच्छे हो गए हैं, आरपू बढ़ रहा है। हम देखें पिछले 3 से 4 दिन में इंडस्ट्री का जो फोकस है वो जो है वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम के तरफ नहीं। यानी कि छोटे छोटे जो डेटा पैक्स है 1 GB के वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, प्राइसेस थोड़ी सी हाइक आ रही है। और हमने 1-2 क्वार्टर में देखा भी था कि आरपू हाइक देखने मिली है इनके फाइनेंशियल्स में। 5G सर्कल्स में एक्सपेंशन हो रहा है खासकर कि वोडाफोन आइडिया का, और एनालिस्ट का मानना है कि लगभग 8 से लेके 12% तक का जो आरपू में उछाल देखने मिल सकता है। अगर आरपू की बात करें तो पहले तिमाही वित्त साल 2026 में आरपू जियो के 209 रुपये के हैं, भारतीय एयरटेल 250 का है और वोडाफोन आइडिया 165 रुपये का है। तो देखते हैं, इंडस्ट्री में तो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन की दिक्कतें खत्म होती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह के डेट लेवल है, जिस तरह का AGR बकाया है, जब तक सरकार से राहत नहीं मिलती है कुछ, यहाँ पर मुश्किल है कुछ भी कहना, क्योंकि जिस तरह के डेट के लेवल है, घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुणाल जी, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या वोडा आइडिया और इंडस टावर को? इन दोनों पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले इंडस टावर की बात कर लेते हैं। इंडस टावर जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह है। नो डाउट ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और 357 तक स्टॉक गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल से हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर स्टॉक 342 पे आता है तो फिर वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो इंडस टावर। एंड अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। एक सिरदर्द बन चुका है ये स्टॉक, क्योंकि लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है और जितने भी जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ट्रेडर्स कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ये स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेता है बेस्ड ऑन दैट न्यूज। एंड एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में 15, 16, 17 तक का भी भाव ये स्टॉक में हो जाएगा, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। अगर स्टॉक पीटा हुआ है तो वो आने वाले दिनों में और भी पिटेगा। ये एक साइकोलॉजी है एज पर टेक्निकल टर्म्स। सो इसको टोटली अवॉइड करें, इसमें कोई भी पोजीशन बनाने की, चलने की सलाह नहीं है। अगर उछाल आता है तो वहां पे इसको बेचने की ही सलाह है। बेचने की ही सलाह है, पूरी तरह से अवॉइड करने की, बचने की सलाह वोडा आइडिया पर कुणाल जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन का, और हमारे साथ मौजूद हैं एंजल वन के राजेश भोसले जी। राजेश जी, ऑप्शंस में आज कहां मौके दिख रहे हैं आपको? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ऑप्शन में आज एक डिफेंसिव स्पेस के साथ जाना चाहूंगा। आज कहने का डिफेंसिव पैक्ट में बाइंग दिखाई दे रही है। अब BEL का अगर हम चार्ट देखें तो अपने 89 EMA के सपोर्ट पे ट्रेड करा है। एंड फर्स्ट मॉर्निंग आवर में हम देखें कि फ्यूचर्स में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं एंड आउट ऑफ द मनी कॉल में भी काफी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो इस काउंटर में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो BEL का 380 का कॉल बाय करना है। ये अराउंड 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 7.70 रुपीज। इसका जो लॉट साइज है 2850 का है। तो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा 5200 का। एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10.5 रुपये। सी के स्ट्राइक की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। यहाँ पर इनको लग रहा है कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आप कॉल ऑप्शंस के जरिए जाएं। ये सलाह राजेश जी की तरफ से दी जा रही है। शुक्रिया राजेश जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर सर, जो भी ऑप्शंस आपने राय दी है उस पर। जी, इस पे मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया नहीं सकता। ओके, शुक्रिया आपका 380 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की। लेकिन जो भी ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह ये है कि सेबी की तरफ से जो रिस्क डिस्क्लेमर है कि 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें नुकसान ही करके जाते हैं और औसतन
1 लाख रुपए का नुकसान हर ट्रेडर को हो रहा है। घाटा होने के बावजूद आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिर आप एफएनओ ट्रेडिंग में एंट्री करें। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। और भी हमारे दर्शक हैं जो फोन लाइन पर मौजूद है, लगातार अपने सवाल भी भेज रहे हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और लगातार आपके सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम आपके सवालों को शामिल कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिए, यूट्यूब पर सवाल पूछते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि स्पष्ट भाषा में लिखिए और नजरिया जरूर बताइए। इस बीच हमारे साथ अंजनी जी जुड़े हुए हैं। अंजनी जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से। पटना से। बताइए मौसम कैसा है, गर्मी वर्मी है कि थोड़ा सा ठंडक हुई? नहीं, आजकल तो डेली किसी न किसी टाइम में बारिश हो जाती है थोड़ा, इसलिए मौसम अभी सुहाना है। मोटा मोटी दोपहर में कुछ गर्मी होती है, लेकिन मौसम अच्छा है। बढ़िया है। पटना बड़ा ही खूबसूरत शहर, गोल घर और वहाँ के अलग अलग आइए कभी देखने के लिए पटना। अरे मैं तो आया हूँ, मैं तो मुजफ्फरपुर, आपका पटना, मोतिहारी, ये सब मेरे बड़े प्रिय शहर हैं। हमारे बड़े मित्र वहाँ रहते हैं और जरूर आएंगे। तो फिर आइए पटना आइए। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आज क्या मदद की जाए आपकी? हाँ, मेरे पास रेल विकास निगम लिमिटेड का जी 1000 शेयर है, जो मैंने 18 रुपए के आसपास में खरीदा है। ठीक है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन द सेंस की वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। वो तो अंजनी जी आपकी खरीदारी के लेवल देख के ही लग रहा है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम अपने लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आई विल जस्ट पास इट टू माय नेक्स्ट जन। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, यदि कोई बहुत अच्छी सोच। और आप जैसे जो इन्वेस्टर है ना, वो स्टॉक मार्केट की इस पूरी यात्रा में एक तरह की मिसाल है। आप लोगों का उदाहरण दिया जाना चाहिए कि किस तरह से, देखिए, पूरे धैर्य के साथ और अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार की सुरक्षा, और देखिए कितने शानदार स्तरों पर इन्होंने क्वालिटी स्टॉक को परचेज किया। 18 रुपए के आसपास की खरीद। इस वक्त RVNL 324 रुपए पे चल रहा है और अच्छा खासा मुनाफा। तो पहले तो बधाई स्वीकार करें अंजनी जी, आपने बहुत अच्छा मुनाफा बनाया हुआ है। हम कुणाल से राय ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ से कैसा लग रहा है कुणाल? क्या थोड़ा बहुत मुनाफा फिलहाल रख लेना चाहिए, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए? सबसे पहले अंजनी जी को बहुत बहुत बधाई, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने एक चीज बोली है अपने बच्चों के लिए। नाउ इसको आज के टाइम में जनरेशनल वेल्थ बोलते हैं। एंड प्रशांत जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि जनरेशनल वेल्थ जो होती है ना, वो आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमा के देती है कंपेयर टू एक्टिव मैनेजर्स एंड ऑल। सो मैं अंजनी जी को सब बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, पर्टिकुलरली जनरेशनल वेल्थ के बारे में सोचने के लिए। ना बात करते हैं रेल विकास की। तकरीबन 19 रुपए की उनकी खरीदारी है और फिलहाल स्टॉक 324 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का 640 पे जाके आया और अभी लोअर लेवल पे ट्रेड करा है, लेकिन दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक पे काफी अच्छा सपोर्ट आया है 300 के लेवल पे, और बाउंस बैक में 440 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह नहीं है, इसको होल्ड करने की सलाह है। और मैं यहाँ तक कहूंगा, अगर 300 का लेवल भी आता है तो अंजनी जी यहाँ पे आप फर्दर पोजीशन भी ऐड कर सकते हो। आने वाले दिनों में 440 और ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 560 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। वो 500 तक के लेवल के लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर है, आप वक्त देना चाह रहे हैं और वक्त आपने दिया भी है, तो आप बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, आरती जैन हैं। आरती जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास BHEL के शेयर्स है। हाँ। 789 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 291। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं फ्यूचर में इसके लिए वेट कर सकती हूँ। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या मैं जमुना ऑटो और अशोक लेलैंड में अभी पोजीशन बना सकते हैं? ओके, जमुना ऑटो तो हमारे कवरेज लिस्ट में नहीं है, अशोक लेलैंड पे जरूर आपके लिए राय लेकर आएंगे। वेल इनकी खरीद है कुणाल जी, अभी तो नुकसान हो रहा है इनकी, ये लंबे समय की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या वेल में बने रहना चाहिए और अशोक लेलैंड में क्या करें?
सबसे पहले BHEL की बात कर लेते हैं। 291 की उनकी खरीदारी है और उनका नजरिया लंबे टाइम का है। मैं यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। एंड मैं कहूंगा अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 200 तो बेल में वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ना वो हमारे जितने भी व्यूअर्स है अगर वो लंबे टाइम की बात कर रहे हैं तो मैं उनको एक सलाह देता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो तो प्लीज जब भी मौका मिले लोअर लेवल का तो प्लीज वहां पे एवरेज करके जरूर चले, क्योंकि एवरेज जो आप कर रहे हो वो आपके लिए आने वाले दिनों में ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपकी एवरेज प्राइस को लेके, आपके लॉन्ग टर्म निवेश को लेके। सो बेल अगर 200 आता है तो वहां पे आप एवरेज करके चले, अच्छा खासा मुनाफा आपको वहां पे हो सकता है। और सामने अगर मैं अशोक लेलैंड की बात करूं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट ऑलरेडी GST के ऊपर काम कर रही है, दिवाली तक वो आ जाएगा, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक 130 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, अगर 127 और नीचे 120 आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में एटलीस्ट आप 140 से लेकर 155 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सलाह है अशोक लेलैंड, डिप पे खरीदारी की सलाह, साथ ही भेल भी आप एवरेज कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे खरीदारी की सलाह दोनों ही है और साथ ही भेल में बने रहने की भी सलाह है। चलिए वक्त है ब्रेक का। शुक्रिया कुणाल जी, और जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर सर देना चाहेंगे आप? वेल डेफिनेटली डिस्क्लेमर तो जरूर से होना चाहिए। जितने भी स्टॉक की हमने बात की वो कोई भी स्टॉक में हमारा पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकता है। एंड जितने भी व्यूअर्स से हमने बात की है सबको यही सलाह है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जब भी मौका मिलता है लोअर लेवल का प्लीज एवरेज करके जरूर से चलिए एंड प्लीज फोकस ऑन जनरेशनल वेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए और अपनी रिसर्च के जरिए उनको मदद दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे सहयोगी बने रहेंगे। प्रशांत जी यहाँ बने हैं स्टूडियो में और आपके लिए ढेरों शेयरों पर जवाब दिए जाएंगे। आप लगातार अपने सवाल भेजते रहिए। चलो अब हमारे जो खास गेस्ट है कुणाल शाह, उनसे भी हम बात करने वाले हैं और आपको सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ जो हैं मेरा एसेट शेयर खान के जो हैं सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। कुणाल, ऑफ कोर्स देखें तो सबसे पहले कॉल आ रहा है BSE की तरफ से आ रहा है, इस पे जो हमारी नज़र रहेगी। और ये जो रिक्वेस्ट आया है ये आया है आपके पनीश जी से। एक बार BSE पे आपकी नज़र लेना चाहते हैं कि इस पे क्या रहेगी। अनिल जी इनका नाम है, माफ़ करिएगा। और इनकी जो क्वांटिटी है वो देखें तो अराउंड 550 है और 2426 के लेवल्स पे बाई है। तो यहाँ पे क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ज़रा बताएं। आई थिंक ओवरऑल फर्स्टली गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। फर्स्टली अगर BSE और कैपिटल मार्केट की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे न्यूज़ फ्लो है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। मेरे ही सलाह है कि जो पुल बैक अगर मिलता है स्टॉक में आपको हायर लेवल्स पे तो उसको यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए, क्योंकि जब तक BSE का स्टॉक 2550 का लेवल क्रॉस नहीं करता है नई पोजीशंस लॉन्ग साइड पे नहीं रहनी चाहिए, वोलेटिलिटी रहेगी। और अगर सेबी ने वीकली एक्सपायरी को निकाल दिया तो BSE के स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ सकता है। सो जहाँ पे एक आउटलायर है, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो है, आई थिंक बाउंस को यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए BSE में। तो बाउंस को यूटिलाइज करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। इस वक्त अनिल जी को कुछ तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से अनिल जी आपसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपका सवाल हमने ले लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समाधान मिला हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रभाकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जरूर बने हुए हैं मुंबई से। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? लगता है संपर्क टूट गया है प्रभाकर जी से, लेकिन सवाल जरूर उन्होंने भेजा हुआ। देखिए यही एक फायदा होता है, आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे सवाल तो हम आपसे संपर्क भी कर सकते हैं, और अगर किसी तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क टूट जाता है तो भी आपका यह कि कम से कम हमारे पास आपका सवाल होता है। तो स्पष्ट भाषा में अपना सवाल जरूर व्हाट्सएप कीजिए इन नंबर्स पे। अब प्रभाकर जी का सवाल मैं कुणाल रखता हूं आपके सामने। 2000 शेयर CSE के इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 178, नुकसान में है 23,000 से ज्यादा के। इसके अलावा इनके पास एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ये भी एक स्टॉक है और इन्होंने जो है वो वहां पर 2560 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और 2500 नहीं 1560 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। यहाँ पर हम एक करेक्शन करेंगे,
2560 नहीं 1560 के भाव पे इन्होंने एमक्योर फार्मास्यूटिकल में खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का दोनों पर नजरिया लेकर चल रहे हैं। सीएसई 178 और एमक्योर फार्मास्यूटिकल 1560। कुणाल, क्या राय होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से? फॉर सीएसई देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 160 का एक सपोर्ट जोन रहा है स्टॉक के लिए। मल्टीपल टाइम्स हमने वहां से बाउंस देखे हैं। सो कंटिन्यू करे होल्ड करना 160 के स्टॉप लॉस से। अगर 160 निकाल देता है तो फिर एग्जिट कर दीजिए अपनी लॉन्ग पोजीशन। सो सीएसई पे व्यू अभी भी पॉजिटिव रहेगा। बुलिश पोजीशन कंटिन्यू करे होल्ड करना। एमक्योर फार्मा जहाँ तक की बात है, यहाँ पे भी ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपना जो एक रेजिस्टेंस था 1390 1400 के आसपास वो निकाल दिया और वहां से हमने रैली आना स्टार्ट की है स्टॉक में। सो ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पे। अगेन यहाँ पे भी कंटिन्यू करे होल्ड करना। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 1432 का। अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर दीजिए, तब तक पोजीशन होल्ड करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है होल्ड की राय आ रही है। हमारे पास अगले कॉलर के पास चलते हैं। राज कुमार जो है कानपुर से जुड़ रहे हैं, यूपी से, और वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ भी है मेरा कानपुर का। राज, बताएं आपके स्टॉक कौन से हैं? आई थिंक राज का लाइन ड्रॉप हो गया है, लेकिन राज की जो रिक्वेस्ट आई है वेंकीज पे आई है। 800 रुपये प्रति शेयर पे जो है क्वांटिटी है, लगभग 800 क्वांटिटी है और 2090 के आसपास जो है बाइंग प्राइस आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्टेबल जो है प्राइसिंग आपको देखने मिल रही है सोया मील के, और इसके कारण जो है स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम भी आई है। स्टॉक 2% ऊपर है। हालांकि ये ट्रैक ज़्यादा होता नहीं है सेक्टर, और अपमूव्स आती है तो 1 या 2 ही न्यूज़ फ्लोज पे आती है। ज़रा बताएं इस पे क्या रणनीति होनी चाहिए? वेंकीज पे जहाँ तक बात करें 1400 एक सपोर्ट जोन रहा है स्टॉक के लिए, और 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो वहां से वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आई है स्टॉक में। सो मेरा सजेशन रहेगा 1400 का स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो निकलता है तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अब YouTube से भी कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं जो आपने हम तक YouTube से पहुंचाए हैं। प्रसाद लोनारी हैं और इन्होंने JSW सीमेंट पर राय जाननी चाहिए। 298 298 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 155 रुपए प्रति शेयर के भाव पे खरीदारी यहां पर की हुई है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। स्टॉक का नजरिया नहीं बताया इन्होंने, लेकिन कुणाल, JSW सीमेंट 155 की बाइंग के हिसाब से क्या सुझाव होगा आपका? आई थिंक नया लिस्टिंग है, सो मेरे पास टेक्निकल डेटा काफी कम रहेगा स्टॉक के लिए। सो एक कोई व्यू नहीं बनेगा इस स्टॉक पे, तो मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। लिस्टिंग इस वजह से यहां पर कोई खास राय नहीं बन सकती। चलिए अनिल सिंह का सवाल लेते हैं। रिलायंस पे राय अनिल जानना चाहते हैं। 1240 इनकी खरीदारी है और 18 शेयर इनके पास हैं, तो कहना होगा कि इंटरेस्टिंग बाइंग 1240 की रिलायंस में अनिल जी की। कुणाल, बताएं क्या करना चाहिए? इस बाजार में भी जो बाइंग है बड़ा मायने रखती है और बड़ा ही अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है 1240 के। आई थिंक डेफिनेटली रिलायंस अगर आप देखोगे तो जो अंडर परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस में अभी तब्दील होगा, और मुझे लगता है कि मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। तो रिलायंस एक बाय ऑन डिप स्टॉक बन गया है। डिप मिले तो उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। सपोर्ट जो है स्टॉक का वो है 1360 का, तो जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर के लेवल में 1500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे बता सकता है। ये बिल्कुल, इस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी रिलायंस पे। आज थोड़ी सी जो है वॉलेटिलिटी काउंटर पे देखने मिल रही है। एजीएम भी जो है आपको 29 अगस्त में दिखेगा। ब्रोकरेजेस अपग्रेड भी कर रहे हैं, तो मोमेंटम जो है पोजिशनरी तो स्ट्रॉन्ग है ही। हमारे साथ अब जुड़ रहे यूट्यूब के ज़रिए पवन सिंह। तेजस नेटवर्क्स इनका स्टॉक है, लगभग 714 शेयर्स है इनके पास और 700 रुपये की जो है बाइंग आई है। उन्होंने पूरी तरह अपनी रिक्वेस्ट बताई नहीं है कि यहाँ से क्या करें। हालांकि देखा जाए तो अभी लॉस पे ही चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑटो माफ़ करिएगा टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम एंसिलरी सेक्टर जो है अच्छा अपमूव दिखा रहे हैं पिछले 5-6 सेशन में भी, और एक अच्छा इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। बने रहना चाहिए कुणाल तेजस नेटवर्क्स में अभी, क्योंकि अभी भारत नेट 3 के जो प्रोजेक्ट ऑर्डर्स भी है वो भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले हैं। आई थिंक डेफिनेटली तेजस नेटवर्क में बने रहना चाहिए। ऑलरेडी एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। करेक्शन काफी स्ट्रांग था, हाई लेवल से 1400 वाला स्टॉक 500 रुपया हो गया था, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो रेजिस्टेंस जोन है 700 710 तक के लेवल्स का, वहां तक एक स्ट्रांग पुल बैक चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कंटिन्यू करे होल्ड करना स्टॉक को। तो बिल्कुल बने रहिए। स्ट्रांग कन्विक्शन, फिलहाल बने रहने की आपको सलाह। प्रियंका का सवाल लेते हैं यूट्यूब के जरिए। ये भी सवाल चलिए प्रियंका हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। प्रियंका गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं?
सर गुड मॉर्निंग, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। पिंक सिटी जयपुर, मौसम कैसा है पिंक सिटी का इस वक्त? सर बारिश का है। चलिए प्रियंका, क्या करती हैं आप, अब हमें बताएं जरा अपने बारे में। सर जॉब पे जाती हूँ। ओके ओके, क्या मदद की जाए आपकी? आज कौन सा स्टॉक पे आप सवाल चाहती हैं? सर मैंने वर्धमान टेक्सटाइल परचेज किया था। ठीक है। ये 180 शेयर थे 444 प्राइस पे। ओके ओके, 180 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 444 की खरीदारी है, तो इनके भाव के आसपास ही है कुणाल ये स्टॉक का। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक अच्छा मूव भी स्टॉक ने दिखाया, लगभग 6% तक चला है इस बाजार में भी ये स्टॉक का। क्या करना चाहिए वर्धमान टेक्सटाइल में, क्या नजरिया बन रहा है कुणाल? एज अ स्पेस जिस हिसाब से यूएस टैरिफ है, वहाँ पे टेक्सटाइल एज अ सेक्टर को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट था और इसीलिए हमने टेक्सटाइल स्टॉक में करेक्शन देखा। जहाँ तक वर्धमान टेक्सटाइल की बात है, मुझे लगता है लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो उनका नजरिया, उन्होंने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है इस स्टॉक को, तो 390 का एक स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे, अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी पोटेंशियल है, दम है। इवेंचुअली स्टॉक आपको हाई लेवल्स पे नए हाईज बताएगा। पेशेंस चाहिए रहेगा, टेक्सटाइल स्टॉक्स में जनरली पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। तो उनका व्यू पे डिपेंड है। अगर उसने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 390 का स्टॉप लॉस रखे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंटिन्यू कर सकते हो होल्ड कर। ये बिल्कुल वर्धमान टेक्सटाइल्स पे नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन याद रखिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्लेयर्स पे जो है टेंशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि अभी क्लैरिटी टैरिफ्स का आया नहीं है। और जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उसको फेस्टिव सीज़न नहीं, उसको हॉलीडे सीज़न कहते हैं, तो एक्सपोर्ट्स अभी होना शुरू होते हैं, तो वो हो नहीं रहे हैं। तो पैनिक ज़रूर आ रहा है टेक्सटाइल प्लेयर्स के बीच। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। नमस्कार अशोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अरे वाह, लखनऊ से बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले कानपुर के भी जो है हमारे दर्शक आ रहे थे, तो यूपी साइड से तो बहुत अच्छा ही लग रहा। मैं भी दुबे जी ही हूँ। अशोक जी ज़रा बताएं कौन सा स्टॉक रहेगा आपका? मेरा IRFC है। मेरा बाइंग 143 रुपीज 92 पैसे का। मेरे पास 70 स्टॉक्स है और अच्छा। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। अशोक जी, आपका बाइंग प्राइस 143 है, तो IRFC पे आपको नज़र रखनी चाहिए। 70 शेयर्स लिए हैं। अभी देखिए बोलबाला भी हो रहा है रेलवे स्टॉक्स का, जिस तरह ऑर्डर फ्लोज आ रहा है। और IRFC हाल ही में इनको ऑर्डर फ्लो भी मिला है। 125 की बाइंग है, 143 की बाइंग है, 125 अभी जो है प्राइस है। लॉस उतना ज़्यादा है नहीं। कुणाल, लगता है कि बने रहना चाहिए? आज देखिए दिन के ट्रेड में भी थोड़ी हल्की रिकवरी अटेम्प्ट आ रही है डेज लो से, और अगर बने रहना चाहिए तो कैसा पोजिशनली आप मूव देख सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा स्टॉक? आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक, मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, रिजेक्शन है। जब तक स्टॉक 130 135 शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं निकालता है, नेक्स्ट लेग ऑफ रैली नहीं दिखाई देती है। अगर वो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 122 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो ट्रिगर होता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए IRFC में, क्योंकि अगर 122 टूटता है तो वापस जो 109 110 का लेवल है वो टेस्ट करने डाउन साइड पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे आपको और बाइंग मिल सकती है। करंट लेवल्स पे आप एक छोटा सा लॉस बुक करके अगर 122 तोड़ता है तो उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक विशेष रणनीति सुझा दी गई कुणाल जी की तरफ से। उदित हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। उदित, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? उदित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो। जी जी उदित, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, विनीश बोल रहा हूँ जम्मू से। जी जी, बताएं क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे 2 चीजें एलगी इक्विपमेंट्स और स्टर्लिंग एंड विल्सन। अच्छा, तो इन पे क्वेरी है कि शुड आई होल्ड द शेयर्स और नॉट। तो 200 शेयर्स एलगी इक्विपमेंट्स के हैं और 500 शेयर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन। ठीक है, तो SW सोलार पे तो हम राय दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो हमारे रडार पे नहीं है। तो SW सोलार आपने एक बार बताइए किस भाव पे आपने लिया है? सर एलगी 520 पे लिए है। अच्छा, नहीं, स्टर्लिंग एंड विल्सन आपने किस भाव पे लिया है? एलगी इक्विपमेंट 520 रुपीज पे लिए है 200 शेयर्स एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन 500 शेयर्स 320 पे लिए हैं। 320, ओके ओके। तो SW सोलार इन्होंने 320 के आसपास के भाव पे खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। क्या करना चाहिए कुणाल, क्या राय होगी?
आई थिंक कंटिन्यू करें होल्ड करना। स्टॉक ने लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट बताया है। स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्टली 260 का, अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर देना लॉन्ग, क्योंकि वहां से फिर और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। सो 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। स्टॉक अगर हाई लेवल्स पे एक बार 295 300 निकालता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है जो स्टॉक को हाई लेवल्स पे 340 350 तक लेके जा सकती है। एक और स्टॉक इनके पास है एलडी इक्विपमेंट्स, इन पर भी राय जानना चाहते हैं वो, यहाँ से कैसा लग रहा है, और ये भी इनके भाव के आसपास ही इन्होंने खरीदारी की है जो मौजूदा भाव चल रहा है। आई थिंक एलजी इक्विपमेंट्स भी आप देखोगे तो 490 500 एक डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए और करंटली उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगेन मेरी सलाह रहेगी 490 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे, अगर वो ट्रिगर करता है तो लॉन्ग को एग्जिट कर दीजिए। तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया, दोनों स्टॉक पर पॉजिटिव नजरिया, फिलहाल बने रहने की आपको सलाह। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ और भी सवाल हैं, उन सवालों को भी शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सरकार ने 15 साल पहले पुराने वाहनों के लिए रिन्यूअल फीस को बढ़ा दिया है। पूरी खबर को लेकर जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित। अगर आपके पास 15 साल पुराना वाहन है और आप उसके रजिस्ट्रेशन को दोबारा करने जा रहे हैं तो अब आपको उसके लिए बढ़े हुए दर चुकाने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत अब गाड़ियों के 15 इयर्स एंड ओल्ड व्हीकल के जो री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। और जो बढ़ी हुई दर है वो कुछ यूं है कि जो मोटरसाइकिल है उसके लिए 2000 रुपए री रजिस्ट्रेशन चार्ज, 3 पहिया वाहनों के लिए 5000 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपए, इंपोर्टेड जो मोटर व्हीकल 2 या 3 व्हीलर के हैं उनके लिए 20,000 रुपए और इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपए चुकाने होंगे री रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। यही नहीं, ये दरें जो हैं इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, जीएसटी या टैक्सेस अलग से इस पे एप्लीकेबल होंगे। आपको बता दें कि ये उन गाड़ियों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो चुका है, उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अब आपको ये बढ़ी हुई दर चुकानी होगी। और ये आदेश जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए और 15 साल पेट्रोल वाहनों के लिए सड़क से हटाने के लिए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लिहाजा ये जो बढ़ी हुई री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये दिल्ली एनसीआर पे लागू नहीं होगा। एक और अहम बात कि ये जो बढ़ी हुई दर है ये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन देगी 5 सालों के लिए। आदेश के मुताबिक जो आपके रजिस्ट्रेशन की तारीख है उसमें अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एप्लीकेबल होगी अधिकतम 20 साल, यानी कि 15 साल के बाद में सिर्फ आपको 5 साल का और एड ऑन पीरियड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार ने बढ़ी हुई दरों के जरिए ये कोशिश करी है कि लोग अपने पुराने वाहनों को हटाएं, इसको डिस्करेज करने के लिए, और वो नया वाहन ले। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने पुराने वाहन को जो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहां पे जाकर के स्क्रैप करा सकते हैं और जो वहां से इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और एज अ कंज्यूमर देखें तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है पेन ज़रूर रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी पेन देखने मिले। लेकिन याद रखिए ऑटो एक अच्छे अपूर्व सेशन में ही चल रहा है और इस साल बहुत अच्छा रिटर्न्स ऑटो सेगमेंट ने दिया है और फेस्टिव सीजन का भी जो एंगल है, जीएसटी रेट कट भी हो रही है, तो ठीक है सेंटिमेंटली दबाव है पर ऐसा कोई चिंता का बात नहीं है। कुणाल, इस बाय द डिप की रणनीति होनी चाहिए ऑटो में? आई थिंक डेफिनेटली अगर ऑटो एज अ स्पेस की बात करूँ एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी फेस्टिव सीजन के आगे। एंड ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में जीएसटी के जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं उस हिसाब से हमने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। सो ओवरबॉट जोन में था, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट करेक्शन होगा एंड बट वो करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय पूरे ऑटो सेक्टर पर आती हुई। पूर्वेश शाह का सवाल लेते हैं और इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, एलआईसी पर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 886 रुपए के स्तर पे इन्होंने एलआईसी में खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए एलआईसी में? ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, जब तक 920 930 नहीं निकलता है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तो अगर भाव के ऊपर ही आसपास ही है तो मेरी सलाह रहेगी एग्जिट करिए, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे में 870 तोड़ता है तो वापस एक बड़ा करेक्शन आएगा जो स्टॉक को 800 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय एलआईसी पर आपको मिलती हुई।
चलिए, इतने ही सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बाकी जरिया भी आपको बताया गया, वहां पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल अपना समय देने के लिए। हमें जाते जाते औपचारिकता, इसलिए आपका डिस्क्लेमर जानना होगा, बताएं। जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें से मैंने मेरे क्लाइंट को डेफिनेटली सजेस्ट किए रहेंगे, बट मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ आज यो स्टॉक में मुझे और मेरे से होगी शरद को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार कमोडिटी की हर खबर लेकर आएंगे विश्व मोहन मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।